मून मून क्या कर रहा है, मून इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, है ना। यस ये सर। हो गया आपका मून। तो यहाँ पे सेंटर में कहीं पे अर्थ है ना, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। ये हो गया तुम्हारा अर्थ। यस सो जब इसके चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, या कह सकते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, इसको सर्कुलर कह सकते हैं यस सर। कंसिडरेशन के लिए। तो जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो इसमें एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पैदा होगा। यस सर। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को हमने मून का मान लिया am, ठीक है। यस सर। सो am क्या होता है, हमने पढ़ा था किसमें, सर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v अपॉन r। यस जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसमें स्पीड कितनी है, उसको अगर हम रेडियस से डिवाइड कर दें तो वो वहां पर निकाल लेगा हमें वी स्क्वायर अपॉन आर। सर वी स्क्वायर अपॉन आर, यस है ना, पढ़ा होगा तुमने। सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी स्क्वायर अपॉन आर क्या है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। यस सर। यस सो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बराबर होगा वी एम, मून की स्पीड का स्क्वायर अपॉन इसका मून से डिस्टेंस, ठीक है। यस सो लेट अस से इसको हम मान रहे हैं आर एम। आर एम इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। ये है तुम्हारा आर एम, ओके। यस सो हमने क्या पढ़ा है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, यस सर। या 2 पाई अपॉन टी लिख सकता हूं मैं इसको। सो v की यस जगह पे ये वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे। सो am क्या हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन टी का स्क्वायर अपॉन r की जगह हम लिखेंगे कैपिटल आर, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम आर एम, क्लियर, यस सर। अपॉन आर एम। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, आर एम स्क्वायर अपॉन आर एम। तो इसको लिख देंगे हम आर एम। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन मून का कितना आ गया, 4 पाई स्क्वायर आर एम अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। यस सर। सो ये हो गया इसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून, ओके। यस यस अब ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, अब देखो ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या दिखा रहा है कि आरएम पे डिपेंड करता है ये। यस सर। अगर आरएम की वैल्यू कम होगी तो एएम की वैल्यू कम हो जाएगी। और यहां से हम कह सकते हैं कि एएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरएम एंड एएम इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा एएम की वैल्यू उतनी ही ज्यादा कम होगी। होगी, ठीक है। यस सर। समझ में आई बात, यस सर। ओके। सो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, यस सर। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ओके। यस सर। जैसे मान के चलो ये कोई m1 मास है और दूसरा मास है हमारा m2। ये सपोज दैट m1 कोई मास है और एक मास यहाँ पे है m2। लेट अस से इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। सो ऐसा देखा गया है कि जो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो फोर्स डिपेंड करेगा m1 और m2 के मल्टीप्लीकेशन पे। ये यस सर। फोर्स डिपेंड करेगा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यस तो सर। जब ये यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर आर स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है। यस जी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। इस कांस्टेंट का स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यस सर। यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, ये ये सर सेम है। हाँ ये कहीं भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये यूनिवर्सल है, ठीक है। यस सर।
और Yes. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यूनिवर्सल क्यों नहीं कहते, क्योंकि अलग अलग जगहों पे इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। Yes, sir. ओके, सो ये समझना चीज जरूरी है कि यूनिवर्सल क्या होता है और नॉर्मल कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट होता है उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, बट यूनिवर्सल का मतलब है एवरीवेयर इट इज सेम। ठीक Yes, है, sir. Yes, sir. ओके। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, देखो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, ये इसको अपनी तरफ खींचता है, ये इसको अपनी तरफ खींचता है। ये तो हो गया इसका नॉर्मल फॉर्म। ओके, अब यहां से हम g की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, g इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम f r स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो g की यहां से डेफिनेशन भी बना सकते हो, g इज इक्वल टू f इफ r इज इक्वल टू 1 मीटर और m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg। ठीक है, Yes, sir. Yes, तो sir. हम जी की डेफिनेशन क्या क्या बनाएंगे यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स exerted by two bodies of 1 kg each which are 1 meter distance apart। ठीक है, अपनी Yes, बात कहनी है, आप किसी भी तरीके से कह सकते हो। आप ऐसे कह सकते हो कि if two masses of 1 kg are apart from each other 1 meter, then the force exerted upon each other is equal to the gravitational universal gravitational constant। ठीक है, Yes. Yes, sir. ओके। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की। सो डायमेंशन ऑफ जी क्या हो जाएगा, निकालो फटाफट। Sir, m raised to power -1, l एम raised एल to टी power. माइनस टू एल स्क्वायर अपॉन एम एम, तो एम से एम कैंसिल हो गया, एक Yes. क्या आ गया एल एम L माइनस cube वन t raised to power -2, sir. एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कि इसका डायमेंशन क्या है। ठीक है, Yes. इसका वो बताओ यूनिट क्या होगा, एफ का यूनिट क्या होता है, केजी Yes. मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Yes, sir. आर का यूनिट मीटर L. स्क्वायर Yes. और M एम square. वन एम टू केजी M kg kg. केजी से केजी कैंसिल हो गया, तो Yes. इसका क्या आ गया केजी kg. माइनस वन Yes, sir. मीटर क्यूब और सेकंड स्क्वायर। Square. ठीक है, या इसको ऐसा लिख सकते हैं मीटर क्यूब सेकंड स्क्वायर पर केजी। ओके, सो ये हो Yes, गया sir. इसका यूनिट। अब देखो जितना फोर्स, अब इसको थोड़ा वेक्टर के एस्पेक्ट में देख लेते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म इसकी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पे बेस्ड होने वाले हैं क्वेश्चन आपके सारे। तो अगर ये एक मास m1 है, ये एक मास m2 है, लेट अस से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ओके, तो डिस्टेंस r है, अगर ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, तो हमें क्या लेना होता है एक्चुअली, हमें लेना होता है इनके रेस्पेक्ट में इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर जिसको बोलते हैं। अगर ये O है, ओरिजिन है अगर ये, तो ये इसका r1 वेक्टर होगा, है ना, ये हो Yes, जाएगा r1 वेक्टर और ये हो जाएगा r2 वेक्टर। क्लियर है, Yes, sir. ये हो गया आपका r1 वेक्टर और ये हो गया r2 वेक्टर। क्लियर, सो यहां से जो r वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, r वेक्टर आ जाएगा r1 माइनस r2 के बराबर, Yes. है ना, Yes, sir. क्योंकि r प्लस r2 ले लो या r1 प्लस r ले लो, वो इक्वल टू हो जाएगा r2। Yes, sir. क्लियर है, Yes. तो अब यहां से अगर हम इसको फोर्स को लिखना चाहें तो फोर्स क्या क्या बनेगा भाई, जी m1 m2 अपॉन यहाँ पे r स्क्वायर लिखते हैं हम। Yes, ठीक है, sir. तो ये r स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें r का कैप, है ना। अब क्योंकि हमें लेना होता है r2 माइनस r1, लेकिन ये r कैप क्या है, r कैप है आपका, r कैप इज व्हाट, r कैप इज Unit vector, sir. r1 माइनस r2 का यूनिट वेक्टर, है ना। Yes. तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर अपॉन r1 माइनस r2 का मैग्नीट्यूड। Yes, sir. क्लियर है, सो Yes, sir. r1 माइनस r2 तो आपका r वेक्टर है,
माइनस आर वेक्टर हो जाएगा, सॉरी आर वेक्टर हो जाएगा Yes, अपॉन sir. इसका मैग्नीट्यूड ओनली आर लिखेंगे हम, Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर जो यूनिट वेक्टर है इसको लिख देंगे हम माइनस आर वेक्टर अपॉन आर। माइनस आर क्यों लिखा, क्योंकि हमें लेना है R2 माइनस R1, ठीक है। Yes, sir. अब देखो ये R2 माइनस R1 क्या है, एक तो होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय ए, एक होगा फोर्स एक्सर्टेड बाय बी। अगर फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ले रहे हैं हम तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो एक कंडीशन में फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, दूसरी कंडीशन में फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। Yes, sir. तो दोनों कंडीशन है, तो आपको जिस तरफ वेक्टर लेना है उस तरफ हमें एक्चुअल में देखना होता है कि आर की वैल्यू क्या लेनी है, ठीक है। अगर ये कह रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय ए तो हमें वेक्टर को इस तरह लेना पड़ेगा, ओके। Yes, sir. तो इस तरह अगर वेक्टर लेते हो आप तो ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1। अगर वेक्टर इस तरह लेते हो तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2, R2, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका GM1 M2। कंसेप्ट को याद रखना है, क्लियर। इसको यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, ये हो जाएगा R वेक्टर अपॉन R3, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म। अभी जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो ये फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। Yes, sir. ओके, सो अब इसमें आता है एक F12 और F21। अब ये F12 F21 क्या है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स F12 ऑन द बॉडी 1 ड्यू टू 2। F12 का मतलब क्या है, Gravitational force on one due to फोर्स two. ऑन 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो जिसकी वजह से फोर्स लगता है उसको लिखते हैं हम बाद में। तो अगर हम लिख रहे हैं कि एफ ए बी तो इसको क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बात आई समझ में। Yes. तो यहां आप क्या देखोगे कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल बी इक्वल्स टू माइनस फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि एक बार हमें R1 माइनस R2 लेना पड़ेगा, एक बार लेना पड़ेगा हमें R2 माइनस R1, ठीक है। Yes, सो sir. इसकी वजह से ये हमारा दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो जब दोनों Yeah. फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो इनका एक्चुअल सम कितना होता है, वेक्टर सम कितना होता है, दोनों फोर्स अपोजिट में सर। वेक्टर सम 0 होगा। भाई इक्विलिब्रियम में है ना ये सिस्टम, तो ऐसा थोड़ा है कि एक दूसरे में जाके टक्कर मार रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है ना। Yes, sir. इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है दैट मींस दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे में, बट फोर्स दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है। Yes, sir. ओके, तो अभी हम देखते हैं इस पे बेस्ड एग्जांपल नंबर 8.2। एग्जांपल नंबर 8.2 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हमेशा जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं हम, रिजल्टेंट फोर्स जितने फोर्स भी अप्लाई होते हैं उन सभी फोर्स का वेक्टर सम कर देते हैं। Yes, sir. तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका ये है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 इक्वल मासेस mkg ईच आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास है ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, Yes, sir. ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मींस ट्रायंगल थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं यार, देखने में इस तरह से ट्रायंगल बना लो, ओके, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है कोई, ये आपका ए है, ये बी है और ये है सी। अब ये कह रहा है कि तीनों वर्टिसिस पे जो मास रखा हुआ है वो m मास रखा हुआ है, इस पे भी m रखा है, यहाँ पे भी m रखा है और यहाँ पे भी m मास रखा है, ठीक है। और ये कह रहा है कि एक इसके सेंट्रोइड पे मास रखा है, तो सेंट्रोइड कैसे कहाँ मिलेगा,
सेंट्रोइड वहां मिलेगा जहां इसकी मीडियन तीनों एक दूसरे को कट करेंगे, कट करेंगे सर। ठीक है। तो ये हो गया इसका सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड पे एक मास रखा है इसका m, क्लियर है। सॉरी, सेंट्रोइड पे है 2m। ओके, यस क्लियर सर। है। ओके, तो अब मुझे बताओ, देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल में ईच एंड एवरी एंगल इज ऑफ 60 डिग्री, सारे के सारे एंगल उसके 60 डिग्री होते हैं, यस सर। यस। ठीक है। और जितनी भी ये आप डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, मीडियन, यस सर। ये इसके एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। तो ये जो यस। एंगल होगा वो होगा 30 डिग्री। यस। क्लियर है, यस। क्लियर है ना। यस सर। और ये एंगल भी इसका 30 डिग्री होगा, ये वाला, यस सर। मतलब हर एक एंगल इसका 30 डिग्री होने वाला है। तो यस। अब हमें क्या करना है, देखो ये होगी हमारी एक्स डायरेक्शन, सॉरी वाई डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन हो गई, यस सर। ये हो गई हमारी एक्स डायरेक्शन, और एक जेड डायरेक्शन होगी हमारी, ठीक है। बट ये क्योंकि हम प्लेन में ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 डायरेक्शनल ही चलेगा, 3 डायरेक्शनल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यस सर। ओके, अब देखो ये 2m जो हमारा मास है, इस 2m मास पे 3 फोर्स लगेगी। एक तो ये ऊपर वाला लगाएगा अपनी तरफ, फोर्स अपनी तरफ खींचेगा इसको, यस सर। तो एक फोर्स ये लगेगा इसको ऊपर की तरफ, एक फोर्स ये वाला लगेगा, एक फोर्स ये वाला लगेगा, क्लियर है। यस सर। तो अभी हमें क्या निकालना है, एफ ए निकालना है। एफ ए क्या होगा, देखो ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है बिल्कुल क्लियर है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ है। तो इसमें एक्स कंपोनेंट होगा क्या, नो सर। तो यहाँ पे सिंपल हमें दिख रहा है कि ये जो एफ ए होगा वो क्या होगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जे कैप। ठीक है, यही होगा ना। यस सर। हाँ, तो अब ये क्या कह रहा है कि जो ए जी है उसने ये भी दे रखा है कि आपका ये ए जी इज इक्वल टू बी जी इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू 1 मीटर, ये दिया है उसने ऑलरेडी। सो ये जो मास 2m रखा है और ये जो मास a रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे g m 2m अपॉन 1 स्क्वायर, ये लिख सकता हूं मैं एफ ए, क्लियरली। यस और सर। ये क्योंकि y डायरेक्शन में है तो y डायरेक्शन, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, अभी डायरेक्शन भी तो बतानी है हमें। यस तो सर। डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यस सर। ओके, अब हम निकालेंगे एफ बी। एफ बी क्या होगा भाई, एफ बी, बी मतलब ये बी वेक्टर जो ये बी पॉइंट पे रखा है, ये वाला वेक्टर। यस सर। अब इस वेक्टर के देखो 2 कंपोनेंट होंगे, यस। एक तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा, यस सर। ये क्या है माइनस एक्स है, और एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा इसका, ये माइनस वाई है, फाइव। ठीक है। अब ये एंगल कितना होगा इसका, ये एंगल होगा भाई 30 डिग्री, ये वाला, यस सर। ठीक है। यस। ये जो मीडियन बना रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, क्लियर है ये कंसेप्ट। यस सर। क्यों 30 होगा, क्योंकि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये एंगल कैसे हो गए, अपोजिट एंगल हो गए। वो कौन से बोलते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर, यस सर। ये वाला जो पैरेलल लाइन के ये जो बनते हैं, ठीक है, ये पैरेलल लाइन हो गई, एक एंगल ये था और एक एंगल ये था, दोनों एंगल हैं ये, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ बी होगा, एफ बी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल कंपोनेंट माइनस वाई डायरेक्शन में होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एफ कोस थीटा होगा, ओके। यस सर। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, जो कंपोनेंट होगा वो होगा जी एम 2m अपॉन 1 स्क्वायर, और ये कितना होगा माइनस आई कोस 30, यस सर। ठीक है। प्लस करूं वर्टिकल कंपोनेंट को भी, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, जी एम 2m अपॉन 1 स्क्वायर
ये कितना हो जाएगा -j sin 30। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, तो हमने अब FC बताओ मुझे क्या होगा। अब FC देखो, ये हो गया तुम्हारा FC। यस सर। FC के दो कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट और एक नीचे वाला कंपोनेंट। ये एंगल है इसका 30 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? सर जी आई कोस। I cos थीटा, यस सर। पॉजिटिव डायरेक्शन है ना। यस सर। ये हो जाएगा माइनस GM2M माइनस साइन 30 सर, माइनस कितना? आई साइन। -j sin 30। क्लियर है? यस सर। अब क्या करना है हमें? तीनों को जोड़ दो, ऐसे ही तो निकालते हैं रिजल्टेंट फोर्स। यस सर। रिजल्टेंट फोर्स ऑन 2m मास। तो सब जब सबको जोड़ेंगे हम, तो ये देखो I cos 30 से I cos 30 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म। यस सर। क्या बचेगा? एक तो ऊपर वाली टर्म बचेगी GM 2m j माइनस, ये माइनस लिख दो, यस सर। GM 2m, और ये हो जाएगा j sin 30 कितना होता है? 1/2। 1/2 सर। ओके, और ये कितना बचेगा? माइनस GM 2m, और ये बचेगा आपका j 1/2। ठीक है? यस सर। तो ये हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएंगे। यस। इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। समझ आई बात? यस सर। तो हमने क्या बता दिया कि रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट कौन सा? रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। यस। Resultant gravitational force on mass 2m is 0 due to mass is placed at ABC। ठीक है? यस सर। अब देखो, अगर यहां पे मास 2m रख दूं मैं, इस पे C पे, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स कुछ और हो जाएगा, है ना? यस सर। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क, ये होमवर्क करना है आपको। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट हमारा ये है कि अगर कोई शेल है, शेल मतलब होलो, ठीक है, होलो स्फीयर है कोई हमारे पास, इसको Yes, शेल sir. कहते हैं। ये यहाँ पे सॉलिड है, ठीक है, बीच में से होलो है। यस सर। इस सेल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ होता है? सेंटर में होगा। यस सर। अगर इस सेल के बाहर कोई मास रखा है, ठीक है, और इस सेल का मास है, मान लेते हैं m, कैपिटल M, तो अब ये जो कैपिटल M है, हम इस सेल के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स या इस मास स्मॉल m के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काउंट करेंगे, तो उसमें डिस्टेंस जो काउंट होगी, डिस्टेंस काउंट होगी सेंटर टू सेंटर। भले ही ये होलो है, होलो तो है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास तो यही है ना। टोटल Yes, मास sir. इज कंसिडर्ड एट द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर, है ना? यस तो सर। पहला चीज ये है। तो यहाँ पे जो F होगा वो होगा आपका G/m/r²। ये चीज आपको ध्यान रखना। क्लियर है? यस सर। ओके, के अंदर कहीं पे कोई मास रख दें हम, इसके अंदर अगर कहीं पे कोई मास रख रहे हैं, ये तो इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, बट Yes, इसके sir. अंदर अगर हम कहीं पे मास रखते हैं, मान लो यहाँ हमने m रख दिया, तो इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स होगा 0। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? देयर आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला फीचर क्या है कि मीडियम इंडिपेंडेंट है। अगर ये दो मास है हमारे पास m1 m2, इनके बीच में चाहे कोई भी मीडियम हो, इनके ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है? यस सर। दूसरा क्या है कि F12 इज इक्वल एंड अपोजिट, दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं।
तो यहाँ Yes, पे sir. न्यूटन का थर्ड लॉ भी सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. न्यूटन्स थर्ड लॉ सेटिस्फाइड, ठीक है। Yes, sir. इट possesses spherical symmetry। spherical symmetry का मतलब क्या है कि अगर ये मास यहाँ पे रखा है तो इसके एक मास यहाँ पे रखा है, तो स्फेरिकली इसे आप कहीं भी घुमाओ, क्या इसकी डिस्टेंस बदलने वाली है? No, no, sir. ठीक है, तो फोर्स इस पे चेंज होने वाला नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं कि इट possesses spherical symmetry। आप उससे उतनी डिस्टेंस पे स्फेरिकली कहीं भी घुमा लो तो ये हमेशा वैल्यू इसकी सेम रहने वाली है। चौथा पॉइंट है इसका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स मैंने कैसा बताया आपको? कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है। Yes, sir. अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, ओके। तो अगर आप इसको यहाँ रखोगे तब भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, यहाँ रखोगे तब भी डिस्प्लेसमेंट उतना है, यहाँ रखोगे तब भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही है। तो ये फोर्स जो है चेंज तो होता नहीं है स्फेरिकली अगर हम इसको घुमाते हैं चारों तरफ, Yes, sir. क्योंकि सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए सेम फोर्स होगा, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और पांचवी चीज है इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज। अगर यहाँ पे कोई और बहुत सारे मास हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये इन सारी बॉडीज से इंडिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ Yes, sir. प्रॉपर्टीज हैं हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, तो ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब इन पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं, ये जो जी की वैल्यू होती है, कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 Newton. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। Yes, तो sir. ये हो गया इसका एमकेएस में वैल्यू, और अगर इसका सीजीएस में वैल्यू होगा तो वो हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। न्यूटन की जगह रख देंगे हम डाइन, ठीक है। मीटर की जगह रख देंगे सेंटीमीटर, और Yes. केजी की जगह रख देंगे Gram. ग्राम, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका Yes, sir. सीजीएस सिस्टम। क्लियर? Yes, sir. चलो फटाफट से क्वेश्चन लिखो और उनको करो। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। इसमें m1 m2 दे रखा है, दोनों का मास 1 kg है। सो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg। r की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया हमने 0.1 मीटर, और g की वैल्यू दे रखी है, तो f हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। g की वैल्यू रख दो 6.67 10 टू द पावर -11, m1 1 इंटू 1 अपॉन 10 टू द पावर -1 है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2, तो आंसर आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, मास ऑफ प्लेनेट जुपिटर। जुपिटर का मास इतना है, सन का मास इतना है, ठीक है। सो Yes, sir. इसको हम जुपिटर के मास को हम छोटा मान लेते हैं, m दिया है 1.9 इंटू 10 टू द पावर 27 kg, और सन का जो मास है कैपिटल M मान लेते हैं इसको 1.99 इंटू 10 टू द पावर 30 kg। मीन डिस्टेंस sir. दे रखी है उसकी 7.8 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, इतना डिस्टेंस है दोनों के बीच का। सो Yes, अब sir. पूछ रहा है f की वैल्यू, f कितना होगा? सिंपल है, f g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो आएगी 4.145 इंटू 10 टू द पावर 23 न्यूटन। डायरेक्टली आंसर लीजिए, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि जुपिटर Yes. की स्पीड कितनी है। सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जुपिटर, तो उसकी स्पीड कितनी है? देखो ये जो फोर्स होता है, फोर्स किसके बराबर होता है? ये Sir, फोर्स mv पैदा square करेगा upon. सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। Yes, तो sir. F कितना है? F है तुम्हारा जी एम कैपिटल M अपॉन आर R1. स्क्वायर इज इक्वल टू M बी स्क्वायर अपॉन आर। M से M कट जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, Yes. तो V स्क्वायर क्या आ गया तुम्हारा जी M अपॉन आर। R. Yes. तो V की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? जी M अपॉन स्मॉल r का अंडर रूट, ठीक है।
इसमें वैल्यू रख दो। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11। एम कितना है भाई सन का मास? 1.99 इंटू 10⁻30 kg। और बीच की डिस्टेंस कितनी है? 7.78 इंटू 10⁻11। तो जब इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ 1.304 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m। ये दोनों पार्टिकल एक सर्किल के रेडियस सर्किल पे घूम रहे हैं दोनों, ठीक है। अब Yes, क्योंकि sir. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ जो होगा वो रेडियस के अलोंग होगा हमेशा। Yes, sir. Yes, तो sir. उस कंडीशन में क्या होगा, ये यहाँ पे होगा तो ये यहाँ पे होगा, Yes. दोनों एक sir. दूसरे के अपोजिट होंगे। और डिस्टेंस कितनी होगी दोनों के बीच? 2 ये hours. अगर r है, ये r है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 2r। Yes, sir. r हो जाएगी 2r और m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m हो जाएगा। Yes, sir. तो उस कंडीशन में क्या होगा, f इज इक्वल टू mv² r हो जाएगा, ठीक है। f क्या है तुम्हारा? g m अपॉन 2r का स्क्वायर, ठीक है। और ये है तुम्हारा mv² अपॉन 2r। क्लियर? Yes, sir. 2r से एक r ये कट जाएगा, m से m कट जाएगा एक, Yes, sir. तो क्या बचेगा? Sir, GM V² upon 2R, sir. हाँ, तो ये बच जाएगा तुम्हारा, v की वैल्यू हो जाएगी gm Upon 2R, sir. अरे ये r क्या होता है? ये r तो सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है, Yes, sir. ये तो 1 एक r ही रहेगा। सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है ना, तो इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है वो, ये r तो वो होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा ही होता है। तो यहाँ सिंगल r आएगा ना, Yes, sir. तो ये हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर इट इज रहने दो। सो v² इज इक्वल टू g स्मॉल m अपॉन 4r²। और यहाँ हो जाएगा एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, इसका सबका रख दो अंडर रूट। तो v की वैल्यू हो जाएगी gm अपॉन 4r का अंडर। क्लियर? Yes. Yes, चलो sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज दिस किलोमीटर, कैलकुलेट द मास ऑफ द सन इफ g इज इक्वल टू इतना। ये हम सन को मान लेते हैं, यहाँ पे हम एक क्या चल रहा है, अर्थ का मास अर्थ मान लेते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस r है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, उसने r की वैल्यू दे रखी है, r इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻8 किलोमीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। Meter, sir. Yes, sir. उसके बाद देखो दोनों के बीच का जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स ड्यू टू अर्थ कितना होगा, mv² अपॉन r। और इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, m Sir. और कैपिटल M M अपॉन upon r²। R एक से एक r कैंसिल हो गया, m से ये m कैंसिल हो गया, ठीक है। Yes, तो sir. हमारा जो m बच गया, m की वैल्यू निकालनी ना हमें, तो कैपिटल M की, Yes, sir. कैपिटल M जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा V. v² r अपॉन G, sir. g। अब v Yes, क्या sir. होगा, v देखो v हो जाएगा तुम्हारा r ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन t, है ना। Yes, sir. 2 पाई अपॉन t कितना है, 365 डेज 24 आवर्स और 3600 सेकेंड्स। तो ये आ गई तुम्हारी इसकी वैल्यू, ठीक है। 2 पाई इंटू आर कितना है, 1.5 इंटू 10⁻11, या यहीं पे रख दो आर को, है ना। तो ये m जो हो जाएगा वो हो जाएगा v² मतलब
4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई Yes, sir. आर R स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, है ना, और एक आर हो रहे हैं जी यहाँ है, तो यहाँ पे सब वैल्यूज पुट करोगे 4 पाई आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर जी, तो ये आ जाएगा कैपिटल एम का वैल्यू। कैपिटल एम इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर जी। सब नोन है, हमें आर की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, सब वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर। Yes, sir. तो कैलकुलेशन में हम नहीं घुसेंगे, कैलकुलेशन करके देख लेना। 2.01 इंटू 10⁻30 kg आ जाएगा। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।